बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है अबला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ के नए दिन का आगाज हुआ है। आप हमारे साथ एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं। आपकी खिदमत में सलाम तो अर्ज कर ही चुके हैं और इसके साथ साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आज का दिन भी शुरू हुआ है। पाकिस्तान में जी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कल वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि पिछले अदवार में सबसे कम पौधे लगाए गए और सबसे कम इस बात पे तवज्जो दी गई कि पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन किया जाए, जहां पे हम इतनी सारी तनकीद हुकूमत पे करते हैं। तो ये क्रेडिट मैं हमेशा इमरान खान साहब को, इस हुकूमत को देता हूं कि इस जानिब क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जानिब, टूरिज्म की जानिब, अगरचे कि टूरिज्म पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन कम से कम पौधे लगाने की हद तक इस गवर्नमेंट ने जरूर फोकस और किया। बात तो हो रही है टूरिज्म के हवाले से, और ये भी सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब हम टूरिज्म का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर खुद भी टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से बात करें। क्लीन एंड ग्रीन का जिक्र हम बार बार इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक्सप्रेसो में भी कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट का विजन है, हाँ की भी है, कि जो गवर्नमेंट का विजन है या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कहते हैं कि पौधे लगाएं, शजरकारी करें, उसमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन भी करें। और हम आपसे भी बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ना हो सके एक पौधा ही लगा लें अपनी जिंदगी में, यही बहुत। और अभी कुछ ही दिन पहले जी हमने सोशल मीडिया पे देखा, गुजरावाला में कुछ बच्चों ने सबसे ज्यादा 1 मिनट में पौधे लगाकर भारत का एक रिकॉर्ड भी तोड़ा। और इस तरह की कई मिसालें हमारे सामने हैं। ये बात करने का मकसद ये है, वैसे तो मुझे मालूम नहीं है टेक्निकली, लेकिन लगता है कि शजरकारी का वक्त खत्म हो गया, अब दोबारा फरवरी में आएगा जो मौसम है। लेकिन अगर है भी तो जरूर इसमें अपना हिस्सा डालिए और अपना किरदार जरूर अदा कीजिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। आपको पता है मेरे सेट पे भी हमारे यहाँ कैमरामैन ने छोटे छोटे पौधे रख दिए हैं और हम उसको असली है, नकली नहीं है वो भी हम आपको किसी दिन दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की हेडलाइन। रवायती और स्ट्रैटेजिक हथियार जमा करने से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी इजलास में तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन के एतराजात पर एतराजात। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर तहफ्फुजात को यकतरफा करार दे दिया। कोरोना के वार जारी, सैकड़ों अफराद मुतासिर, कई जिंदगियों के चिराग गुल। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी पुर्तगाली सफीर और उनकी अहलिया से। सहरा में तालाबों के गिर्द घूमती दो मालाई कहानियां, देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। और देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी लाहौरियों का पसंदीदा नाश्ता, तारा बोंग पाए। आज आप खाएंगे बोंग पाए, वो भी वर्चुअली, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी खबर है। बड़ी खबर बड़ी खबर। वजीर आजम इमरान खान का साफ और शफाफ इलेक्शन का ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या पता, ख्वाब भी तो नियतों पे डिपेंड करते हैं कि अल्लाह जाने। गवर्नमेंट हर सूरत आइंदा जनरल इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए कराना चाहती है और बार बार इस अज़्म का इजहार कर रही है। दूसरी जानिब हम अगर जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो EVM के जरिए होंगे, ये गवर्नमेंट हमेशा कहती है। इसी सिलसिले में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए भी अपोजिशन से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, ताहम इत्तेफाक राय होता नजर नहीं आ रहा। और अभी तक गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो डेडलॉक है इस मामले पर वो बरकरार है। दूसरी जानिब EVM के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, जैसा कि पहले भी कुछ खास हालात अच्छे नहीं थे, नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। और चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने EVM पर तहफ्फुजात का इजहार किया था, ताहम मुतल्लिका वजारत ने तहफ्फुजात दूर करने की यकीनदहानी कराई थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुई कि उन्होंने EVM से मुतल्लिक 37 नए एतराज़ात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर को पेश कर दी, जिसमें कई मसाइल की निशानदेही भी की गई है। और दो टोक अल्फाज में बताया गया है कि EVMs के इस्तेमाल से ना तो धांधली को रोका जा सकता है और ना ही धांधली के शवाहिद जमा करने का कोई तरीका है। EVMs में छेड़छाड़ भी की जा सकती है और उसका सॉफ्टवेयर भी आसानी से तब्दील किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात की भी निशानदेही की कि जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली और फिनलैंड ने भी सिक्योरिटी की कमी की वजह से EVMs का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। और साथ साथ अगर हम इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की बात करें तो वो भी मैदान में आए। उन्होंने एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन
कमीशन के एतराज़ात को यकतरफा करार दिया। और साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि जो इलेक्शन कमीशन के 37 में से जो 27 निकात है उनका ईवीएम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जबकि 10 निकात पर इलेक्शन कमीशन ने इत्मीनान का इजहार किया है। बिल्कुल, इसी हवाले से हम जरा बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या रखते हैं। कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर आपको। दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन मेरा इस सारे मामले में जो कंसर्न है वो टाइम को लेकर है। हम बाकी नुकात पे बाद में बात कर लेते हैं। 23 माह के अंदर मशीनों का बनाया जाना, उन पे स्टाफ का ट्रेन किया जाना, इट्स अ बिग चैलेंज। और इलेक्शन कमीशन ने कल अपने जराए से खबर चलवाई भी है कि कैपेसिटी इश्यूज हैं, सीरियस कैपेसिटी इश्यूज हैं। आप तो सेक्रेटरी रह चुके हैं, आप इस हवाले से हमें बताइए। देखा जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 37 एतराज़ात पेश किए हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ताज हैदर साहब को, मैं वहाँ मौजूद था जिस वक्त ये सारे मामला पेश हो रहे थे। इससे पहले भी 40-30 मिनट की ब्रीफिंग थी कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट बैल्टिंग के बारे में पूरा डिटेल बता दिया था कि ये इसकी सूरत है। इंटरनेशनल हवाले से भी, मुल्क के हवाले से 40 मिनट की मेरी ब्रीफिंग थी। लेकिन इसके साथ साथ जिसके बाद मेरे फौरन बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने एतराज़ात तहरीरी तौर पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को पेश कर दिए, और वो तो तहरीरी स्टेटमेंट था 3 पेज में, वो तमाम मेंबरान को तस्दीक भी कर दी गई। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना काम पेश किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एतराज़ात किए हैं वो जमीनी हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक है। अच्छा। सबसे बड़ी हैरानगी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर उसकी हैसियत है, इख्तियारात हैं। तो अब उन्होंने जो एतराज़ात दाखिल किए उसको ये कहना जी यकतरफा है, या जब पाकिस्तान को फैसला सुनाती है कि जजमेंट देती है, तो क्या किसी सियासी जमात या हुकूमत ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला यकतरफा है? जबकि आईन कानून ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वही इख्तियारात दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। और एक सबसे बड़ी अहम बात यह है, आपकी वसातत से हम कहना चाहेंगे, आपका चैनल बहुत देखा जाता है, सुना जाता है, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब ये सेनेट इलेक्शन के बारे में जो सदारती रेफरेंस पेश किया गया था, तो उस वक्त हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया और उनसे कहा कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तमाम इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात, कौमी के इलेक्शन के इंतखाबात, उस पर आपने आइन के आर्टिकल 218, 226, 219 के मुताबिक काम करना है जी। और इस पे अगर किसी ने मुदाखलत की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी पुश्त पर खड़ी है। ओके, इतना बड़ा जजमेंट दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उन्हें तो मुझसे भी ज्यादा इख्तियारात हैं। ठीक हो गया। आपने इलेक्शन कमीशन के बात के हवाले से बात की कंवर दिलशाद साहब, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी की बात करें, ऑपोजिशन की बात करें और दीगर, हम इलेक्शन कमीशन मेन जो आपने इदारा का सुप्रीम इदारा है, आप सब मुखालफत करें ईवीएम्स के इस्तेमाल पर, लेकिन सबको एतराज भी है और सब इस बात पे बजिद भी है कि नहीं हो सकते या ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पर, लेकिन गवर्नमेंट बजिद है कि जी हमने ईवीएम्स के थ्रू ही इलेक्शन करवाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट किस तरह से एतराज़ात को दूर कर पाएगी, और अगर एतराज़ात दूर नहीं होते फिर इनको फर्दर ये किस तरह से इनकी अप्रूवल के बगैर इलेक्शन जो है वो हो सकेंगे ईवीएम्स के जरिए? ठीक है, हुकूमत ने अपना मौका पेश कर दिया है, लेकिन असूली तौर पर आइन का आर्टिकल 219 ये कहता है कि इलेक्शन के मामलात में, उसके वे फॉरवर्ड में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं, किसी इदारे का कोई अमल दखल नहीं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या बाई फोर्स क्या हमारी रेंजर के जरिए पहुंचाएंगे पोलिंग स्टेशन पर? जब इलेक्शन हमने सिस्टम को अपनाना नहीं है, तो कौन सा इदारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में कहेगा जी मैं तो आप पोलिंग स्टेशन पे हमने तो पहुंचा दी है, अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप इस्तेमाल करें? किसी की जरूरत नहीं हो सकती। वो तो इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया कि हमने इसको सिस्टम इसमें फ्रॉडबाजी है, धोखाधड़ी है, इसके अंदर जो बैल्टिंग की खरीदो फरोख्त है,
सिक्योरिटी के मामला हैं, शफाफियत अच्छा, नहीं है। लेकिन कंवर साहब इसके बावजूद हुकूमत जो बात कर रही है कि जी हम ये मामला एक तरफा है, हम कानून साजी कर लेंगे, अगर कानून साजी कर लेती है हुकूमत और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अपने तौर पे मौजूद रहते हैं, तो इसका इलेक्शन की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? नंबर एक। नंबर दो, क्या ऐसा होना मुमकिन भी है, चूंकि ये सिर्फ मशीन्स की बात नहीं है, स्टाफ का भी मामला है, कैपेसिटी इश्यूज हैं और कुछ 2-2.5 अरब रुपए के बजट का भी मामला है इसके अंदर। असूली तौर पर देखें जी, बात यह है कि अगर कानून साजी, देखना इलेक्शन कमीशन में जब शिवरी फराज साहब ने एक तो बात एतराफ कर लिया कि जी 27 जो हैं वो तो इंतजामी मामला के पॉइंट हैं और 10 जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस 10 में जो है पॉइंट क्या दिया हुआ है? 10 में इलेक्शन कमीशन ने ये भी दिया है कि जनाब आप आइन साजी करें, कानून साजी नहीं। आइन साजी, आइन में तरमीम करें, चैलेंज हो जाएगी ना कानून साजी को, जो भी एक्ट पर चैलेंज हो जाएगा, लेकिन आइन साजी करें, आइन के आर्टिकल 218, 226 में तरमीम करें, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हुकूमत के मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है कि एक्ट में तब्दीली कर सकती है हुकूमत, अपने किसी तरीके से अपने ज्वाइंट सेशन बुला के कर सकती है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा। तो ये सारे मामले ऐसे, मुझे नजर नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आप आइंदा इंतखाबात होंगे। और साथ इसके बाद इलेक्शन कमीशन मसरूफ भी है, टाइम भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, डिलिमिटेशन होनी है, मर्दमशुमारी होनी है, तमाम ये आपके 2022 में सारा मामला पेश होना है। तो ये लाख स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, इसके सिक्योरिटी पॉइंट को एक तरफ रखें, लेकिन 4 लाख जो आपके एक्सपर्ट होंगे जो बटन दबाएंगे तो सारा मामला देखेगा, वो कहाँ पर 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदनी है, तो वो कहाँ से इंटरनेशनल टेंडर आना, टाइम तो खत्म हो गया। इंडिया ने 25 साल लगाए। ठीक है, और दूसरी जानिब ये भी है ना कि गवर्नमेंट की तो एक ही मशीन है, बाकी तो कोई वेंडर है नहीं जिसके ऊपर टेंडर किया जाए, जिस पे बात की जाए कि इनमें से कौन सी मशीन इलेक्शन कमीशन को लेनी है, और ये प्रेरोगेटिव नेशनल इलेक्शन कमीशन का ही है अल्टीमेटली। ठीक है सेक्रेटरी साहब, थैंक यू वेरी मच, अर्ली इन द मॉर्निंग आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी राय हम तक पहुंचाई, तो बात होती रहेगी। एक तो सेक्रेटरी साहब का ये कहना था कि इस पर आइन साजी होनी है, कानून साजी नहीं होनी, फिर कैपेसिटी इशूज़ हैं, फिर वक्त के मामला के हवाले से उन्होंने कहा कि वक्त बहुत कम है, तो ये होता नजर नहीं आता। ग्राउंड रियलिटीज तो यही कहती हैं कि नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। इसी नोट पे जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव प्रोग्राम में बात करेंगे अब मौसम के हवाले से। तो मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू हो चुका है। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को भी की जा रही है। बिल्कुल, और दरमियाना दर्जे का सैलाब आने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या ये खदशा है या नहीं, और मजीद ये जो जल थल एक हो रहा है इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त हमें ज़हीर बाबर साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि डायरेक्टर है महकमा मौसमियात के। से ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। ज़हीर साहब, क्या सूरत हाल है, कितनी बारिशें हो चुकी हैं, कितनी होनी है, और क्या खतरनाक हैं जो हो रही हैं? जी बिल्कुल, मानसून का एक नया स्पेल जो है वो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में, खुसूसन मुल्क के बालाई हिस्सों में पहले बारिश दे रहा था, और अब जो है ये सेंट्रल पार्ट्स और सदर्न पार्ट्स की तरफ शिफ्ट किया हुआ है, और मजीद 2 से 3 रोज के दौरान भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसमें पंजाब के सेंट्रल पार्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ इलाके जिसमें खुसूसन थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, इन इलाकों में भी मजीद 2 से 3 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ठीक हो गया ज़हीर साहब, जिस तरह से कराची की आपने बात की और कल हमने कुछ मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देखी, क्या सिचुएशन है कराची के हवाले से कि कराची में जो बारिशें आएंगी क्या इंटेंसिटी होगी उन बारिशों की? देखें, जो हमारे सिटी सेंटर्स हैं पंजाब के हो जाएं, सिंध के या खैबर पख्तूनख्वा के, मानसून बारिशों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स होती हैं जी। और उस सूरत में जब छोटे से टाइम पीरियड के अंदर हैवी डाउनफॉल हो जाए तो उसकी वजह से पानी जो है वो अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा जो है वो बड़े से शहरों में रहता है। तो चाहे वो थोड़े से पीरियड के लिए भी हो बारिश और इंटेंसिफाइड रेनफॉल हो, और ये कैरेक्टरिस्टिक है मानसून रेनफॉल्स की, तो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में जब भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटेंसिफाइड रेनफॉल होगी तो उसमें अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा जो है वो रहता ही है। तो इसी तरह जो अभी जो प्रेजेंट स्पेल है इसके अंदर भी जो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्से हैं या सिंध में अगर इंटेंसिफाइड रेनफॉल जो जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा जो है वो बहरहाल मौजूद होता है। तो ये बारिश की उतार सेंट्रल पंजाब के इलाकों
आपको खास तौर पे लाहौर में नहीं है, महसूस नहीं हो रही जिसे जितनी बारिश कराची में हो रही है? और खास तौर पे हम अगर थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे तो ज़हीर मौसम भी तब्दील हो चुका है, काफ़ी हद तक टेम्परेचर गिर गए हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब में ऐसा नहीं है। इसकी क्या वजह है? सेंट्रल पंजाब, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में भी आइंदा 2 रोज के दौरान खुसूसन जो आने वाले 24 to 48 आवर्स हैं, इसमें भी जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छी रेनफॉल्स जो है खुसूसन लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छी रेनफॉल हो जाए। इस वक्त भी सेंट्रल पंजाब में सरगोदा, फैसलाबाद और गिरदनवा में बादल छाए हुए और मुख्तलिफ इलाकों में वो बारिश हो रही है। और ये टेम्परेचर को तो तब्दील नहीं करेगा अभी? जी, मौसम अब देखें मिड ऑफ सितंबर तक ऑलमोस्ट मानसून विंड्स जो है, मानसून की हवाएं जो हैं वो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो छाई हुई होती हैं और उसके बाद से ग्रेजुअली मिड सितंबर के बाद रिट्रीवल शुरू हो जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से जो है वो खज़ा जो है वो सेट इन हो जाती है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में। और ज्यादातर टेम्परेचर का जो फर्क पड़ता है, जैसे कि आपने कहा कि रात के दर्जे हैं वो जो है वो उस पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और वो कम शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच ज़हीर अहमद बाबर साहब कि आपने जो मौसम की सूरत हाल है इसके हवाले से हमें अपडेट किया। एग्जैक्टली, और टेम्परेचर अल्लाह करे आने वाले दिनों में मौसम वो जो बेहतर होता है, बारिशों के साथ हवाएं वगैरह चली और ये हब्स की जो कैफियत है कम हो। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कोविड की हम बात करेंगे तो सख्त हुकूमती इक़दामात के बावजूद चौथी लहर कंट्रोल से बाहर है। रोजाना 20 अफराद मोहलिक वायरस से जान की बाजी हार रहे हैं। हज़ारों शहरी इससे शदीद मुतासिर भी हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ अगर हम बात करें सूरत हाल ख़तरनाक हो रही है और तशवीश भी बढ़ती चली जा रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि ये बढ़ेगी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के बड़े यानी कि 27 बड़े शहरों में पाबंदियां नाफिज की गई हैं, जबकि यौमिया वैक्सीन लगाने के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। वैक्सीन ना लगाने वालों के गिर्द भी घेरा तंग किया गया और मुख्तलिफ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जी बड़े शहरों की जो 40% आबादी है उसको वैक्सीन लगाने का तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत कई बड़े शहरों में इस वक्त सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। अभी भी तशवीशनाक है। अस्पतालों पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमत की जानिब से इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमें इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। उनकी जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर साहब बस ट्रैवलिंग तो हमको रोककर उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना मुनासिब समझा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो ये कि इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसको जिस तरीके से हम रोक रहे हैं, वैक्सीनेशन तो अच्छा एक प्रोसेस जारी है और पेसी भी है, लगता है कि ठीक नंबर्स हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब गवर्नमेंट के पास टाइम फ्रेम क्या है इस सूरत हाल को कंट्रोल में लाने के लिए, चूंकि वैक्सीन के अलावा तो कोई हल है नहीं इसको कंट्रोल में लाने के लिए? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि आप हर 3-4 महीने बाद एक नया वेरिएंट आ रहा है, दुनिया में छा रहा है। तो ये जो है इस वक्त जो अगले 4 से 6 हफ्ते क्रिटिकल हैं ये देखने के लिए कि और कौन सा नया वेरिएंट जो है अब यहाँ पे आके फैलता है। और क्योंकि ये जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद जब म्यूटेट करता है तो उस म्यूटेशन के दौरान कुछ तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो खतरनाक वैरायटीज होती हैं वो छा जाती हैं और जो पुराना वाला जो वेरिएंट है वो दब जाता है। ठीक है, ठीक है। इस वजह से इस वक्त बहुत सूरत हाल खतरनाक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल कर रखा है और जो केसेस हैं वो लगभग 4000 रोजाना के लेवल पर स्टैटिक हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए। तो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है बहुत कामयाब रही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मुसलसल जहन में पैदा होता है, वो ये है कि वैक्सीन लगवाएं ताकि आपको कोविड ना हो या आप कोविड से बच सकें, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी हमें पता है कि कोविड हो जाता है, हो सकता है, बहुत से लोगों को हुआ है। तो फिर हम नंबर काउंट कैसे रख रहे हैं कि जी इतनी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो मुझे लगता है हम तब जाएंगे जब सबको एक दफा कोविड हो जाएगा रादर देन वैक्सीन लग जाएगी, ऐसा लग रहा है। मैं चाहता हूं जरा आप ये कंफ्यूजन क्लियर करें हमारी। ये बात यह है कि आप वैक्सीन लगाने से कोविड से बच नहीं सकते। ये जो ख्याल है कि वैक्सीन लगाएंगे तो कोविड से बच जाएंगे, आप शदीद बीमारी से बच जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे। कोविड का अटैक फिर भी हो सकता है लेकिन मामूली होगा, खांसी होगी, थोड़ा बुखार होगा और निकल जाएगा, आपको शदीद बीमारी नहीं होगी। तो इस वजह से आपको कोविड तो ये वैक्सीन के लगानी ही लगानी है,
इससे तो बचाव नहीं हो सकता। ठीक। जो हर्ड इम्यूनिटी है वो जब होती है जब तकरीबन 70-80% आबादी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसमें अगर वो मुब्तला होके और उनके अंदर जिस्म के अंदर रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर इसके फैलने की ताकत नहीं रहती। तो इस वजह से लेकिन अभी हर्ड इम्यूनिटी किसी मुल्क में, कोई मुल्क उस लेवल पे नहीं पहुंचा जब तक कि दुनिया की आबादी का इतना ज्यादा परसेंटेज कोविड में मुब्तला ना हो जाए, जब तक आपको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा सकते। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सोशल मीडिया पे देखा एनसीओसी की जानिब से एक जो कह लें नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा था कि जिसमें मॉडर्ना वैक्सीन और अगर हम साइनोफार्म की बात करें तो उसकी पहली डोज रोकने के हवाले से कहा जा रहा था। इस खबर में अगर सदाकत है, ये कितनी सदाकत है? आपको लगता है ये सही नोटिफिकेशन है जो सर्कुलेट हो रहा है? बात यह है कि आपको जितने प्रिस्क्राइब्ड उसके लिए डोजेस हैं, जो भी वैक्सीन है वो लगानी पड़ेंगी। ये कि आप एक लगा दें और फिर रोक दें, ये गलत है। आपको जो प्रिस्क्राइब डोजेस हैं, किसी वैक्सीन की 2 डोजेस हैं, जैसे सीनोफार्म की किसी की 1 डोज है, तो जो प्रिस्क्राइब डोजेस हैं वो लगानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं लगाते तो आपको फिर उसके हिसाब से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो ये कि बीच में सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये नोटिफिकेशन में है कि जो साइनोफार्म है और मॉडर्ना उसकी पहली डोज ना लगाई जाए, ये एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है। मैं इस हवाले से जानना चाह रही थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात, ये गलत नोटिफिकेशन है, मेरे इल्म में नहीं है ये कि ऐसी उसकी पहली डोज ना लगाई जाए। अगर पहली डोज ना लगाई जाए का मतलब उसको लगाया ही नहीं जाए, ये मतलब हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। विच इज ऐसी कोई बात नहीं है। ये WHO से अप्रूव्ड है, FDA से अप्रूव्ड है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल से अप्रूव्ड है। तो ये जो है कि इसको ना लगाया जाए, ये गलत बात है। हाँ, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो अगर आप अमेरिका जा रहे हो या बरतानिया जा रहे हो, वहाँ कबूल नहीं होती, तो ट्रेवलर्स को ये देखना चाहिए कि अगर उनको बाहर जाना है तो कौन सी वैक्सीन काबिल कबूल है बाहर के ममालिक के, उसके हिसाब से लगाएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि एक जानिब हम वैक्सीन भी लगा रहे हैं, डेली बेसिस पे वैक्सीन लगाने के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। 27 बड़े शहरों में हमने टारगेटेड लॉकडाउन भी किए हुए हैं और पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। दूसरी जानिब कोविड केसेस भी हमारे कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं, तो ये फैलाव क्यों नहीं कम हो रहा है इसका? फिर इसमें ये फ्लैट कर्व क्यों नहीं फ्लैट हो रहा है इसका अभी तक? एक्चुअली तो कर्व फ्लैट होकर और थोड़ा सा नीचे गया है। आप देखेंगे ये तकरीबन 6000 तक पहुंच गया था और अब तकरीबन 4000 के लेवल पर या 3800 या 4500 के लेवल पर है। लेकिन इस स्टेज पे नीचे और नीचे जाने के लिए इसके लिए वक्त चाहिए, क्योंकि ये बहुत सबसे खतरनाक और सबसे मोहलिक वेरिएंट है जो अभी तक आया है। इसमें तकरीबन 1000 गुना ज्यादा वायरल लोड होता है और इसका फैलाव जो है वो कई गुना ज्यादा है पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले में, जो चाइनीज वेरिएंट था उसके मुकाबले में। तो आप ये वो चाइनीज वेरिएंट के साथ डील नहीं कर रहे, उसके बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ल से डील कर रहे हैं। तो इसका बिहेवियर शुरू वाले जो चाइनीज वेरिएंट से मुख्तलिफ है। तो भारत में तो कुछ 5वें वेरिएंट की भी गूंज आ रही है डॉक्टर साहब, हम सुन रहे हैं कुछ ऐसा कि 5वां जो इसकी किस्म है वो भी आ रही है। इस पे कुछ इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, लैम्डा वेरिएंट जो है वो साउथ अमेरिका के कुछ ममालिक में पाया गया था और कुछ ममालिक में फैला भी है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी ना पहुंच जाए और फैलना शुरू हो जाए। लेकिन ये होना है लाजमी, आज नहीं, जैसे मैंने कहा 4 से 6 हफ्ते बाद, डेल्टा के बाद और डेल्टा प्लस के बाद एक नया वेरिएंट आएगा और फैलेगा। तो इसको आपको तैयारी रहनी चाहिए और वैक्सीन एक हद तक बचाव करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, फाइजर के हवाले से पिछले दिनों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ कि जिन मेरे 2 सेंटर्स में जाने का इत्तेफाक हुआ, फाइजर की अवेलेबिलिटी जो है वो उस तरह से नहीं है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट खवातीन है या दीगर जो खवातीन थी उनको नहीं, उन्होंने कहा कि अवेलेबल नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो फाइजर की अवेलेबिलिटी है, क्या ये दोबारा से नई डोजेज आ रही हैं या हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये उस दिन का कोई मामला होगा? बात यह है कि बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, क्योंकि चाइना से तो बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन आ रही हैं और खुले तरीके से मिल रही हैं। लेकिन जो मॉडर्ना है और फाइजर है और दूसरे जो वेरिएंट जो वैक्सीन्स हैं उनकी लिमिटेड एक्सेस है। तो जैसे जैसे शिपमेंट आती है वैसे मिलती है। तो इस पर्टिकुलर वाक़े के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो हॉस्पिटल के साथ महदूद था, लेकिन ये यकीनन बात है कि ये जो सप्लाई है वो बहुत शॉर्ट है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो कुछ वैक्सीन लगवाने के बाद
उसका तबीयत पे ज़्यादा असर होना, बुखार, जिस्म दर्द, और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल असर ना होना, इसका कोई एफिकेसी से ताल्लुक है वैक्सीन के या नहीं है? नहीं, इसका एफिकेसी से ताल्लुक नहीं है। इसका वैक्सीन के अपने ऊपर डिपेंड करता है और आपके जिस्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप रिएक्ट करते हैं। एक वैक्सीन एक आदमी पे बहुत हल्का असर करती है, साइड इफेक्ट साइड होता है, बहुत कम होता है, और दूसरे पे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ वेरी करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड पर बूस्टर शॉट के हवाले से जिन लोगों को कहा जा रहा है और कितने अरसे के बाद आप बूस्टर शॉट लगा सकते हैं जिन्होंने ट्रेवल करना है, जिनको कोई इस तरह की मजबूरी है? नॉर्मली 6 से 8 महीने बाद आपको लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप पहली वैक्सीन लेने के बाद, पहली डोजेस जो दोनों डोजेस हैं वो कंप्लीट होने के 6 से 8 महीने बाद आप टेस्ट करा लें अपने खून में एंटीबॉडीज हैं या नहीं, उसके बाद लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप 1 महीने 2 महीने बाद भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप पूरी है तो जरूर आप लगा लें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने दौरान ट्रेवल हमें ज्वाइन किया और कोविड के हवाले से हमें बात। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। कोविड के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से उन्होंने जो भी अभाव है उनको क्लियर किया। सोशल मीडिया पे मेरे हाल से जो नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, आप लगवा सकते हैं, वैक्सीन सेफ है, WHO से अप्रूव्ड है। वैसे अब तो NCOC का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मौजूद है, तो वहां से कंफर्म कर लेना चाहिए। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की थी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, तो इसमें मुख्तलिफ जो एम्बेसीज हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन इस टर्म में जारी है कि हम दिखाते हैं कि वो क्या एफर्ट करें। आज हम आपको पुर्तगीज एम्बेसडर से मिलवाएंगे, उनकी अहलिया से भी, जिन्होंने एक इस हवाले से एफर्ट किए क्लीन ग्रीन पाकिस्तान को लेकर। एक आर्ट कॉम्पिटिशन स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए डिज़ाइन किया है। सना वहाँ पर पहुंची हैं और इस कॉम्पिटिशन के अंदर क्या है, ये कैसे हो रहा है, आपको दिखाते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना हुमायूं और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के एक सरकारी स्कूल में, जहां पर आज एक आर्ट कंपटीशन की फाइनल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पूरा आर्ट कंपटीशन पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने की तरफ एक और माइलस्टोन है और इस पूरे आर्ट कंपटीशन में पोर्टुगीज़ एम्बेसी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो आपको रहना है मेरे साथ, बच्चों की पार्टिसिपेशन देखनी है, फिर ये देखना है कि बच्चों में कितनी अवेयरनेस है और आपकी बातचीत कराएंगे पोर्टुगीज़ एम्बेसडर से भी। तो रहिए मेरे साथ। मेरे लिए बहुत ही बड़ा फ़ख्रिया लम्हा कि मैं इस वक्त निगार नज़र के साथ मौजूद हूँ, जो कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड की पहली फ़ीमेल कार्टूनिस्ट हैं और ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। और आज की इस तकरीब की मेहमान खुसूसी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स प्लेजर मीटिंग यू। लाइकवाइज। और बच्चों की ये सारी पार्टिसिपेशन देखकर आपको कितनी खुशी हुई है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हमारे माशरे में आर्ट और कल्चर का दखल बहुत ज़रूरी है। आर्ट, मैं ख़ुद भी आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि आर्टिस्ट क्रिएटिविटी की वजह से कभी रिटायर नहीं होते। मैं तो कभी नहीं रिटायर होंगी बिकॉज़ आपका दिमाग इतना क्रिएटिव हो जाता है एक स्टेज के बाद कि आप हर उस चीज़ पे अपनी सोच, गौर और फ़िक्र अप्लाई करते रहते हैं जो कि हमारे अतराफ़ हो रही है। अब आज जो बच्चों ने किया है वो यही किया है ना कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के बारे में सोचा और एक कॉन्सेप्ट पैदा किया, कॉन्सेप्ट पैदा करके उसको एग्जीक्यूट किया, रंगों के साथ, कटवर्क के साथ, क्राफ्ट के साथ, पेंट्स के साथ, हर उस चीज़ के साथ जो इवन चमकती हुई अफशां हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी काविश है और ख़ास तौर से इन पसमानदा इलाकों के उन बच्चों के लिए जिनको आर्ट के लिए इतना एक्सपोजर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम।
और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारियाना पोसिनियो के साथ, जो कि स्पाउस हैं पोर्टुगीज़ एम्बेसडर की, और आज के इस पूरे इवेंट में खासी गहरी दिलचस्पी के साथ और पार्टिसिपेशन की है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टिसिपेशन कैसी रही और इन्हें बच्चों की पार्टिसिपेशन कैसी रही। मारियाना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मारियाना, इस शानदार तकरीब में अपना किरदार अदा करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि ये तकरीब आपको कैसी लगी? like to know how did you find the whole event and whole campaign? Well, it all started when my husband and me. मेरे शौहर और मिस सैनी को ये ख्याल आया कि हमें यहाँ एक ऐसा इवेंट करना चाहिए जो यहाँ के लोगों को माहौलियाती मसाइल पर आगाही दे। आगाही फैलाने के लिए हमने आर्ट कंपटीशन मुनक्किद करने का फैसला किया। हमने इस मकसद के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स में आर्ट किट्स तकसीम की। इन स्कूल्स में आर्ट कंपटीशन के ज़रिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को सिलेक्ट किया और वो तमाम बच्चे आज इस फाइनल कंपटीशन का हिस्सा हैं। Best works are here today. We're here today for the finale of the art competition. I truly appreciate your efforts and your personal interest towards this whole campaign. Now I would like to know मुझे ये बताएं, आपको बच्चों के आर्ट वर्क कैसे लगे? ideas and their concepts. I was astonished. I was really overwhelmed. मैं बहुत हैरान हुई यहाँ के बच्चों ने जिस तरह इस तकरीब में हिस्सा लिया। ये यकीनन तारीफ के मुस्तहिक हैं। बच्चों ने इस इवेंट के मकसद को समझकर आर्ट वर्क बनाए और इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। आर्ट इजहार राय के लिए एक बेहतरीन जरिया है और यहाँ के बच्चों ने इस बात को साबित किया। You know, art is always a very good way to express oneself, and they really managed to do it so well. That's fantastic, and thank you very much, Mariana. Thank you. मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोर्टुगीज एम्बेसडर पाउलो पोसिनियो के साथ, जो कि आज इस आर्ट कंपटीशन की फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के चीफ गेस्ट भी हैं। बच्चों में इनामात तकसीम किए हैं और यहाँ पर मोरिंगा प्लांट भी लगाया है। सो योर एक्सीलेंसी, इट्स प्लेजर मीटिंग यू अगेन एंड थैंक जनाब यू सफ़ी, वेरी मच फॉर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस इवेंट में अपना भरपूर किरदार अदा करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप इस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को कैसे देखते हैं? ऑन दिस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इवेंट एंड द होल कैंपेन? I think it's a fantastic program from the government of Pakistan. हुकूमत पाकिस्तान इस मुहिम पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस तरह के इक़दामात पेरिस मुआहदे के तहत तमाम ममालिक को करने चाहिए। हमारी दुनिया बदल रही है, अगर हमने माहौल की हिफाजत न की तो ये हमारे लिए एक ख़तरा बन जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने इस स्कूल के इश्तराक से बच्चों को माहौलियाती मसाइल के बारे में आगाही के लिए ये तकरीब मुनक्किद की है। यूरोपीय यूनियन की काविशों को आगे बढ़ाते हुए हमारा सफारत खाना इस मुहिम में अपना हिस्सा डाल रहा है। Is implementing to protect the environment. So, Your Excellency, how did you find the participation? मुझे ये बताएं, आपको बच्चों का आर्ट वर्क कैसा लगा? Kids are being aware, and how much are they aware as of now? No, I think the project was very interesting because आर्ट कंपटीशन का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। बच्चे इस इवेंट में हिस्सा डालने पर बहुत खुश हैं। हमें बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं कि वो जानवरों, दरख्तों और माहौल से प्यार करें। वो कुदरती तौर पर अपने माहौल से प्यार करते हैं। हमें बच्चों को बस ये बताने की ज़रूरत है कि इस प्यारी दुनिया को कुछ इंसान नुकसान पहुंचा रहे हैं। is unfortunately to say to them, okay, this is the planet you love, are the trees you love, but human beings are doing some bad things to these things. Thank you very much, Your Excellency. बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान में जिस तरह बड़ी उम्र के अफराद पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए कोशा हैं, वहाँ पर बच्चों का ये हौसला देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तानी बच्चे भी इस पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ फुली अवेयर भी हैं और आने वाले वक्त के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल जनाब, अब तक के लिए इतना ही। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और सेगमेंट में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट की, सफर शर्त की। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा घुमाते हैं एक बार फिर और कुछ तालाबों की कहानियों के बारे में बात करते हैं जिनके हवाले से मुख्तलिफ किस्से भी मशहूर हैं और इनमें कितनी हकीकत है और यहाँ पे देख के, यहाँ पे जाके कैसा एहसास होता है। देखते हैं आज के सफर शर्त।
बुढ़ेसर तालाब, जिसको कदीम पारकर का तहजीबी मरकज कहा जा सकता है, एक कमाल की जगह है। इसकी तारीख 6वीं सदी ईस्वी से जा मिलती है। सदियों से ये तालाब सहरा नशीनों की प्यास बुझाता रहा। बरसात में यह तालाब भर जाता है। थरपारकर की कदीम शायरी और अदब में जहाँ बजा बुढ़ेसर तालाब का जिक्र आता है। बहुत सी परियों और देव की कहानियां भी बुढ़ेसर तालाब से मखसूस हैं। इस वक्त मैं बुढ़ेसर तालाब के किनारे पे खड़ा हूँ और सहरा में जो तालाब होते हैं, जो पानी के जखीरे होते हैं, सारी कहानियाँ इश्क की, मोहब्बत की, इवन जो झगड़े होते हैं, तमाम चीज़ें आप देखिए कि यही तालाब होते हैं, यही जो पानी के ज़ख़ीरे होते हैं। तो आप पुरानी फोक टेल्स सुन लें, आप पुरानी कहानियाँ सुन लें, किस्से सुन लें, अगर वो सहरा से मुतल्लिक हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उनके अंदर किसी तालाब का जिक्र ना आए। तो चाहे जिन्नों परियों की कहानियाँ भी हों, तालाब भी इसमें हर सूरत में आता है। बुढ़ेसर तालाब जो है उसकी एक बड़ी खूबसूरत तारीख भी है और उसके साथ फोक टेल्स और बड़ी प्यारी और बड़ी ही कमाल कहानियाँ भी इसके साथ जुड़ी हैं। बुढ़ेसर का ये तालाब बूढ़ी परमार ने 6वीं सदी ईस्वी में बनवाया था। बूढ़ी का पूरा नाम बदरेशर था, जिसकी वजह से बुढ़ेसर का असल नाम बदरेशर नगरी है। इस तालाब की चौड़ाई 200 फुट और लंबाई इससे दुगनी है। पहले इसके किनारे पर एक पीपल का बड़ा लंबा चौड़ा घना दरख्त था, जिसके नीचे 1000 बैल बड़ी आसानी से बैठ सकते थे। अब ये पीपल खत्म हो चुका है। यहाँ के कदीमी बाशिंदे बताते हैं कि 100 साल पहले तक भी इस पीपल का कुछ हिस्सा दिखाई देता था। कहा जाता है कि इस तालाब का तला तांबे का था और इस तालाब को भूतों का तालाब कहा करते थे। इसके मुताल्लिक अजीबो गरीब किस्से कहानियां मशहूर हैं। तालाब से कुछ नीचे बहुत पुराने जमाने का एक छोटा सा मंदिर नजर आता है और इसके करीब ही बुढ़ेसर मस्जिद है। ये तालाब बरसात के मौसम में लबालब भर जाता है, फिर साल के बेशतर महीनों में पानी रहता है। सुल्तान महमूद गजनवी 2 रोज तक इस तालाब के पास क़याम पजीर रहा और महमूद शाह बेगड़ी और सोढों के दरमियान जंग इसी तालाब के पास हुई। इस तालाब को भूतों का तालाब कहे जाने की वजह से अक्सर रात के वक्त इसके करीब से लोग नहीं गुजरते थे। बास कहते हैं कि बुढ़ेसर का ये तालाब देव ने खोदा था। ये तालाब बहुत बड़ा, बहुत वसी व अरीज था और इसके किनारे एक बहुत घना पीपल का दरख्त था। परियां इस पीपल पर बैठी खेला करती थी। नंगर पारकर के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प किताब पुराना पारकर है, जिसके मुसन्निफ मंगाराम ओझा हैं और इनकी मुतरजम डॉक्टर सादिया नसीम है। ये किताब सिंधी अदबी बोर्ड ने शाया की है। इस किताब में बुढ़ेसर का तालाब, बुढ़ेसर की मस्जिद और इसके अलावा नंगर पारकर के तमाम अहम जगहों की तारीख लिखी गई है। इस बुढ़ेसर तालाब में क्या है? कुछ नहीं। एक जाविया तो ये हो सकता है वाकई नज़र का कि कुछ नहीं है, और दूसरा जाविया नज़र ये हो सकता है कि यहाँ पे तो कहानियाँ गूंज रही हैं। उनकी एक गूंज है जो सुनाई देती है। सहराओं के अंदर जितने भी तालाब हैं, उन्हीं तालाब के इर्द गिर्द सारी कहानियाँ जन्म लेती हैं। तो ये तालाब जो है ये आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है। इस वक्त भी अगर मैं मंजर कशी करना चाहूँ तो मेरे इर्द गिर्द कमाल है। मतलब एक तो चले फील है, वो तो आपको नहीं बताई जा सकती क्योंकि उसके पास हमारे अल्फाज नहीं होते। हवा है जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और सूरज की तमाज़त है। ये चीज़ें भी स्क्रीन में नहीं कैसे बताएं, कैसे फील करवाएं। हाँ, अलबत्ता मेरे इस साइड पे एक टुनमुड़ सा दरख्त है जिसके ऊपर बड़े खूबसूरत परिंदे बैठे हुए हैं। सफ़ेद गाय चर रही है, बकरियां हैं। तालाब जो है वो तो खुश्क है, लेकिन सामने मोर हैं और एक मोर ने अभी एक बड़ी खूबसूरत उड़ान भरी थी और जब वो लैंड कर रहा था तो उसके पर जो थे वो बड़े साकित थे और बड़ी खूबसूरत लैंडिंग थी। इस साइड पे जैन मंदिर है जिसके बड़ा खूबसूरत नज़ारा है क्योंकि उसकी बैक साइड पे खाकस्तरी पहाड़ हैं
और सामने चरागाह है और बहुत सारी गाय जो हैं वो चर रही हैं और इस तरह बच्चे हैं जो बहुत सारे भेड़ें वहाँ सामने हैं। तो ये जो ख़त है ये मैं अगर वस्सलाम कहना चाहूँ तो भी कह नहीं पा रहा क्योंकि इसकी हाशिया निगारी जो है वो बड़ी तवील होती जा रही है और कागज़ मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे वस्सलाम कहना चाहिए और अगले ख़त तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अगले ख़त भी जो है वो मेरा जो सहरा से लिखा होगा वो ज़रूर पढ़िएगा। अगले ख़त तक के लिए दीजिए इजाज़त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएंगे बल्कि मिलवाएंगे पाकिस्तानी कुछ मजीद खवातीन से जो कि तालीमी सरगर्मियों से लेकर आपको मालूम है खेलों के मैदानों तक पहाड़ों की चोटियों तक अपनी हिम्मत की दास्तानें रकम कर रही हैं और हर शोबा ज़िंदगी में पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए कोशिश है। ऐसी ही गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली दो कम उम्र तरीन को पैमा हैं जिसमें 15 साल आमना शिकरी हैं और 16 साल सुहाना कुदरत हैं जिन्होंने बुलंद तरीन चोटियों को सर करके पाकिस्तान और अपने ख़ानदान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। इन दोनों का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और इस वक्त हमारे साथ ये दोनों को पैमा बच्चियां मौजूद हैं। और कौन कहते हैं कि लड़कियां पहाड़ों पे नहीं जा सकती, ये आमना और सुहाना ने करके दिखाया है। आमना शिकरी और सुहाना कुदरत हमारे साथ मौजूद है, दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप दोनों? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुहाना आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने जो पहाड़ है वो सर कर लिए। आमना हम आपसे आगाज करेंगे, आपको कोपेमाई का शौक किस तरह से हुआ? आमना, मुझे ये शौक अपने अब्बू से मिला। मेरे अब्बू अक्सर जाया करते थे, लोगों को लेके जाया करते थे, तो मुझे ये शौक अपनी बाबा से मिला। अच्छा, और मैं चाहूंगा आमना पहले आप और फिर सुहाना में बताएं। आमना सबसे पहले आप बताइए अब तक आपने कौन कौन सी पीक सबमिट की हैं, कौन कौन सी चोटियां सर कर चुकी हैं आप? मेरा ये पहला सबमिट है, मैंने सिर्फ एक ही पीक सबमिट किया है। वो भी पहली बार गए थे और हमने वो सबमिट करके आए हैं। वो कौन सी पीक थी? खुसर का पीक। और कितने मीटर थी उसकी? मीटर अभी 6401। 6400। ग्रेट। सुहाना आप भी बताइए अब तक कौन सी पीक्स आप सबमिट कर चुकी हैं? जी मैं अभी मिंगलिगिस्तर पीक मैंने सबमिट किया, ये मेरा फर्स्ट सबमिट है। जबरदस्त। और 6050 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, आप दोनों का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। नॉर्मली वहाँ पर ख़वातीन को जिस तरह से हम आम बात करते हैं कि बहुत सारी आज़ादी होती है, स्पोर्ट या जो भी चीज़ आप जॉब करना चाहे वो कर सकते हैं, नॉर्मली वहाँ पे ख़वातीन को इतनी लिबर्टी नहीं होती कि वो इस तरह का कोई भी शौक अपना जो है कर सके। आप दोनों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सुहाना आपसे पहले हम जानेंगे। जी मुझे तो ऐसे किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि फैमिली का सपोर्ट तो मेरे साथ ही था, तो उसी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो सुहाना, पहाड़ों से दोस्ती हुई आपकी जब आप पहाड़ पे गई, जब पहाड़ आप सबमिट करी थी, क्या एहसास थे? कुछ बताइए ना, हमें स्टोरी तो बताइए, आप तो बहुत ही कम बोलती हैं। जी मुझे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा था क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे अब्बू भी मेरे साथ हैं, तो उसी वजह से। तो अब्बू को कितना तंग किया आपने सबमिट करते हुए, या आप खुद ही आगे जा रही थी, अब्बू पीछे पीछे आ रहे थे, या अब्बू ट्रैकिंग कर रहे थे, आप उनको फॉलो करी थी? और ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं कोपेमाई के, सारे सीख लिया आपने कि आपने रोप कैसे लगानी है और आपने एक रास्ता कैसे बनाना है और ट्रैकिंग और मैप कैसे देखना है, सब कुछ आ गया आपको? जी सब कुछ आ गया मुझे। हम लोग ग्रुप के फॉर्म में एक्चुअली गए थे ऊपर, तो हम मेरे अब्बू के सुपरविजन में हमारा ग्रुप था। ठीक हो गया। आमना आप बताएं कि आप जब पहाड़ पे आपने सोचा कि आपने इस पहाड़ या चोटी को सर करना है, तो आपने किस तरह से तैयारी की? आपके साथ कितने लोग थे जिन्होंने आपको हेल्प किया? थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा।
जब मैंने पिक्स पे जाने का फैसला किया, मेरे अब्बू ने सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया। मेरे अब्बू जाया करते थे, तो अब्बू ने ही ये फैसला किया कि मैं बेटी को लेके जाऊंगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने बाबा से मिला, इसके बाद मेरी फैमिली से मिला, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। स्पेशली मेरे अम्मी का, जिन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी, हौसला अफजाई की। और मैं किसी स्कूल या किसी जगह पे जाके मैंने क्लैंपिंग करना नहीं सीखा, बल्कि मेरे अब्बू ने बस थोड़े बहुत जो बताए, बस उन्हीं पर गौर करते हुए मैं गई थी बस। तो ये तो बड़ी हिम्मत का काम होता है। और लड़कियों के बारे में तो कहा जाता है कि लड़कियां तो कमज़ोर हैं, ये कर नहीं सकती, ये लड़कियों का काम नहीं है, ये काम लड़कों को करना चाहिए। तो आप इस बात का क्या जवाब देंगी इस अपनी अचीवमेंट के बाद? एक तो ये बात बिल्कुल गलत है कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां कमज़ोर है। ये लोगों की सोच है जो हम बदल नहीं सकते। बदल दिया आपने, बदल रही हैं आप, बदल सकती हैं आप, बिल्कुल। जी ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। लोग हम अच्छे काम करें तब भी बुरा, बुरे काम करें तब भी बुरा। नहीं, अब आप ये सोचना, अब आप सोचना ये छोड़ दें, जो कि अब आप हीरो हैं और आप बिल्कुल उसी हीरो की कुर्सी पे हमारे शो में बैठी हैं जिसपे कोई भी आके बैठता है जो अचीव करता है। सो जेंडर डिफरेंस पे उसमें कुछ रहा नहीं है। तो आपने बहुत कमाल किया है। सुहाना हमारे साथ है। सुहाना, आपको चूंकि जिस तरह से इमरान ने भी क्वेश्चन किया कि खवातीन या लड़कियों के बारे में, स्पेशली जब आप इतनी छोटी उम्र के हो, तो बहुत सारी बातें होती हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। कभी जिंदगी में लगा या कभी इस सारे प्रोसीजर में आपको लगा कि आप बहुत डीमोटिवेट हो रही हैं या आपको किसी ने बैक पे कर दिया कि नहीं आप नहीं कर सकती? जी ऐसा तो कोई वो मुझे नहीं आया कि मुझे लो फील हो। ठीक है, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग हूँ। अच्छा सुहाना, कोई ऐसा मौका भी आया चोटी सर करते हुए कि हिम्मत हार गई हो, सांस फूल गया हो? क्योंकि आप थोड़ा सा जब 6000 से ऊपर जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग डिस्टर्ब होती है आपकी। कोई ऐसा मौका आया कि आपने कहा कि बस अब्बू अब आप जाएं, मैं नहीं जा रही ऊपर? कोई ऐसा मौका आया? जी ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे दरपेश नहीं आया। ऐसा प्रॉब्लम मुझे दरपेश नहीं आया, उसी वजह से मैंने आगे ये कंटिन्यू करने का सोचा। तो आगे कौन सी अब पी के जिसको आप सबमिट करेंगी? टारगेट किसको करी है? जी सॉरी, आगे कौन सी चोटी है जिसका प्लान करी है आपके? अब मैंने इसको सबमिट करना है, और कब तक करना है अगर प्लान है तो? जी अभी मैं टेक्निकली खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ, और अभी मैं 5000 और 600 के पीक्स को अभी मैं अटेम्प्ट करने का सोच रही हूँ। फिर उसके बाद मैं 700 को अटेम्प्ट करने का सोच रही हूँ। ठीक हो गया। आमना, आपका क्या प्लान है? आपने किन चोटियों को सर करना है? इंशाल्लाह हमारे इलाके में काफ़ी हद तक, अभी जो मैं जिस चोटी पे मैं गई थी, जिस पीक पे मैं गई थी, उसकी बुलंदी सिर्फ 6401 थी, जिसकी वजह से कुछ कनेक्शन का इशू हुआ है। मुझे इतना कोई हेड या सर में दर्द होना या कोई सांस फूलना या मुझे ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं नेक्स्ट टाइम 7000 बुलंदर चोटी पे इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। मेरा यही प्लान है कि मैं अब डायरेक्टली 7000। आप तो अभी 15 साल की हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आप कर भी सकती हैं, लेकिन उसके लिए तो फिर आपको इक्विपमेंट भी उतना हाईटेक ही चाहिए होगा। आपको यकीनी तौर पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होगी, आपको जो लिबास आप पहनेंगी वो भी 7000 के मुताबिक पहनना पड़ेगा टेम्परेचर की सख्ती को देखते हुए। तो आप के पास फाइनेंशियल सपोर्ट है? आप कर लेंगी खुद से, या आपको लगता है कि नहीं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए? नहीं, हमारे तरफ से किसी का सपोर्ट नहीं है। जब हम पहले गए थे तब भी अपने अब्बू के अखराजात के जरिए हम गए थे, किसी ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया। अगर कोई सपोर्ट करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होगा। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हमारे घर में इतनी आमदनी भी नहीं है, हमारे अब्बू के पास कोई जॉब भी नहीं है, मेरे अम्मी ने भी तालीम याफ्ता नहीं है। बस हम अपना खेती बाड़ी चलाकर बस गुजारा करते हैं। इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे, अगर कोई सपोर्ट मिले तो मैं जाना चाहती हूँ। आमना और सुहाना, आप दोनों के आपके साथ जाऊंगी इंशाल्लाह। आप दोनों के बिहाफ पे हम उन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो लड़कियां हैं, जो खवातीन हैं, जो बहुत बड़े बड़े काम करने के ख्वाब देखती हैं, अगर आप इनकी थोड़ी सी हेल्प करें, और चूंकि ये आपके मुल्क का नाम रोशन करती हैं, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए सब करती है, तो अगर ये अथॉरिटीज़ इनके साथ थोड़ी हेल्प कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मामलात और बहुत स्मूथ हो सकते हैं। और ये जिस तरह से आमना और सुहाना का प्लान है
कि इन्होंने मजीद चोटियों को सर करना है, तो इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो तब्दीली आई है जी, अभी नई हुकूमत आई है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तो वहाँ के जो CM साहब हैं उनको चाहिए कि वो इन बच्चियों के सर पे ज़रूर हाथ रखें। करती भी होगी हुकूमत, हमें नहीं पता फैक्ट्स का, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन बच्चियों की हद तक कम से कम इनको ज़रूर आपकी सपोर्ट चाहिए। सुहाना, जो आपकी एज फेलोज आपको इस वक्त देख रही हैं बाकी पाकिस्तान से, आपका तो चूंकि ताल्लुक पहाड़ों से है, तो पहाड़ों से आपकी मुमासलत भी है, आपकी दोस्ती भी है, आप तो कर लेती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी टीनेज गर्ल्स होंगी जो कि आपको देख रही होंगी, लेकिन वो पहाड़ों के पास नहीं रहती, उनको शौक ज़रूर होगा, कुछ उनको कहिए, मशवरा दीजिए, वो कैसे बने, माउंटेनियरिंग कैसे करें वो। सुहाना, आपको आवाज़ आ रही है? मैं जी आवाज आ रही है। जी। मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जिस फील्ड के लिए आप लोग पैशनेट हैं, आप उसी को तरजीह दें, क्योंकि जिसमें बंदे का इंटरेस्ट होता है जिस काम में, फिर उसमें जितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, कामयाबी उसी में ही होती है, जरूर मिलती है उसी में कामयाबी। ठीक है, और मैं यही मैं चाहूंगा कि आमना आप भी कुछ भी कहना चाहें, आप जरूर कहिए। मेरी एज की जो लड़कियां हैं, जो मेरी क्लास फेलोज है, वो लड़कियां कहती है हम भी चाहते, अगर घर वालों का सपोर्ट होता तो तुम्हारी तरह घर में सपोर्ट नहीं करता होगा। यार मैं कैसे बोलूं, इस तरह बोलते हैं, तो मैं उन्हें एडवाइस देती हूँ कि एक बार ट्राई करो, कोशिश करो यार, तुम्हारे घर वाले तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। इस तरह मैं उन्हें मशवरा देती हूँ कि एक बार कोशिश करो, ट्राई करो, तुम ये काम कर सकती हो, तुम्हें इस चीज का शौक है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ठंड नहीं लगी होगी, मेरे हाथों को दर्द नहीं हुआ होगा, कि मैं नहीं थकी हूँ, ऐसे ही मैं पहुंच गई हूँ, ऐसी बात नहीं है यार। कोशिश करना पड़ता है। मुझे भी डर लगा होगा, मेरे अब्बू से कहते हुए, मेरे भाई से कहते हुए, मैं भी इसी इलाके इसी गाँव में रहती हूँ। वैसे बड़े लोगों ने मोटिवेशनल मैसेज दिया, लेकिन ऐसा मोटिवेशनल मैसेज आज तक किसी ने नहीं किया। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आमना और सुहाना, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप दोनों हमारा फख्र हैं, आप मजीद चोटियां सर करें, हम आपको अपने शो पे बुलाएंगे डेफिनेटली, और आपके बिहाफ पे एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे अथॉरिटी से कि CM गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब को और दीगर जो लोग हैं, जो वुज़रा हैं वहाँ पे, उनको हम कहेंगे कि आप इन बच्चियों तक पहुँचें। आपकी बच्चियों तक हमारे चैनल्स पहुँच जाते हैं, आप अपने इलाकों में रह के नहीं पहुँचते, कितने अफसोस की बात है। इन तक पहुँचे, इनको हेल्प करें, कितनी की हेल्प लग जाएगी, कितना रिसोर्सेज लग जाएंगे आपके, सो प्लीज़ डू इट, इनको सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच आमना, एंड बहुत शुक्रिया कुदरत, सुहाना कुदरत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद थी आमना शिकरी और सुहाना कुदरत, दोनों ने जो कहने चोटियाँ सर की हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कहा कि इनको घर वालों की सपोर्ट हासिल थी। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको सपोर्ट नहीं है, तो उनके घर वालों से भी हम यही कहेंगे, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, उनको अपना पैशन परस्यू करने में उनकी हेल्प करें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। की के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये फेस जो आपने देखा, मे बी आपने इससे पहले इनको सुना हो या देखा हो, नहीं देखा तो हम आज आपको मिलवाते हैं। ना सिर्फ सिंगर नहीं है, ये अचीवर भी हैं, जॉकी ग्लोबल अवार्ड में 3rd पोजीशन विन करके आए हैं LA से पाकिस्तान के लिए। ये उनका गाना जिसका टाइटल नज़र है, जो आपने देखा, जिसको तुर्की और अजरबैजान की मुख्तलिफ लोकेशंस पे फिल्माया गया है। इसने खूब इंप्रेस किया वहाँ पे जजेस को, और आलमी सतह पर इसको हिप हॉप, R&B एंड सोल जॉनरास के अंदर बहुत ज़्यादा सराहा गया, और उसका अवार्ड भी इनको मिला है। इसी मुकाबले की अपने बात भी करनी है तो इसमें 176 से ज़ायद ममालिक में से 3500 से ज़ायद लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, मगर नोमान, जिनका गाना आप देख रहे हैं, उन्होंने ये नेशनल और कॉन्टिनेंटल राउंड के बाद ग्लोबल राउंड में 18 गुलकारों में से 3री पोजीशन अपने नाम की, और ये पाकिस्तान और जनूबी मशरकी एशिया के वाहिद गुलकार हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। बिल्कुल, नोमान मलिक हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, उनके साथ चान भी हैं, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस नोमान, कांग्रेचुलेशंस, बड़ा जबरदस्त। और ये जॉनरा भी आपका बड़ा डिफरेंट था, इस पे आपको अवार्ड भी मिला, जरा इस कंपटीशन के हवाले से थोड़ा सा बताएं। इट्स एक्चुअली हैपेंड इन लॉस एंजलिस में, ये कंपटीशन हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे पाकिस्तान से हम लोग 18 लोग थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी थे। और मतलब पहले नेशनल लेवल पे जब था तो मैं बहुत इजी में कहता था यार कि पता नहीं मैंने क्यों इसमें कर लिया। फिर उसके बाद जब नेशनल लेवल के बाद जब हम लोग गए ना कॉन्टिनेंटल लेवल्स पे, तो तब बहुत टफ कंपटीशन हो रहा था, और वोटिंग्स चल रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब मेरे दोस्त कनाडा, पता नहीं कहाँ से वोटिंग्स चल रही थी, क्योंकि एंड में जब वोटिंग हुई थी तो 33,700 वोट्स चले थे, जो मतलब 3rd पोजीशन जो मुझे आई थी। तो मतलब बहुत अच्छा वो कंपटीशन था। और फिर उसके बाद जब ग्लोबली जब गए ना हम लोग कॉन्टिनेंटल के बाद,
तो इट वाज एक्चुअली टफ। लाइक एक टाइम आया था कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला हो गया था कि मैं मतलब मुझे कॉल्स आ रही है, मुझे लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब मैं पहले 6 पोजीशन पे था, ऊपर जो और भी लोग थे ना नाइजीरिया के भी थे। जजेस कर रहे थे या पब्लिक वोटिंग वगैरह? पब्लिक वोटिंग थी सबसे पहले। जब उसके बाद टाइम खत्म हो गया था ना वोटिंग का, फिर उसके बाद दे वर लाइक कि वो जजेस उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो एक टाइम आया था कि एक पहला जज आया, उसने वोट किया, तो 30% मुझे वो दिए, तो आई वाज इन 4th पोजीशन, मैं 3rd पे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और मैं ये नहीं कहूँगा कि गाना तो मजे का है, जॉनरा भी समझ आ रहा है, ऑब्वियसली जो म्यूजिक बज रहा है, जो पीछे ट्रैक चल रहा है, पंजाबी आ गए तो वर जजेस अ बिट सरप्राइज्ड, हैव दे आस्क्ड अबाउट द लिरिक्स के व्हाट आर यू सिंगिंग और समथिंग? हाँ, लेकिन उन्होंने ये पूछा नहीं है क्योंकि पंजाबी में बहुत बेस्ट चलता है, क्योंकि हिप हॉप है। हाँ, हिप हॉप है, तो इसको जो इनका जो हेड था ना, जो वो कर रहा था सब चीज़ें, मतलब जो देख रहा था, लुक आफ्टर कर रहा था हर सॉन्ग्स को और सब चीज़ें, वो है ब्रायन मलोफ, जो माइकल जैक्सन, मैडोना, क्वीन और 1-2 और लोगों के वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो जो सारे मतलब जो प्रोडक्शन करता है वो सारी ना उनकी म्यूजिक प्रोडक्शन, तो उसने ही बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए ऑन, ही वाज लाइक यार बहुत अच्छा मेलोडियस सॉन्ग, और मतलब इट एक्चुअली हैव अ फीलिंग ऑफ म्यूजिक। और अभी आप इस गाना तो बहुत बता रहे हैं, तो हमें सुना भी देंगे गाना? तो ये तो जबरदस्त, इसका तो अंतरा तो बड़ा टेक्निकल है। एक्चुअली ये सॉन्ग जो मतलब पहले जब लिखा तो ये मैं अपनी अम्मा को देख के हमेशा गाता था। कंपोज आपने खुद किया? कंपोजिशन थी और साथ लिरिक्स जो थे वो सुहेल भाई के थे, सुहेल शुजात। तो मतलब जब मुझे सुनाते थे वो कहते थे यार ये तुम करो, ठीक है। तो फिर मैं व्हेन आई ऑलवेज यूज्ड टू सी माय मदर ना, मैं उनको देख के हमेशा कहता था कि अम्मी आपके लिए गाना है, क्या नजरानू नजर जे आवे तो समझ आप सामने हैं तो सब चीजें सही हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये, और इसका अंतरा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। जब आपने गाया और आप माशाल्लाह तमाम नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कह रहे थे, दिस इज वेरी नाइस। सिर्फ एक ही गाना अभी किया या और भी? नहीं सर, मेरे माशाल्लाह जो एक कलाम है वो माशाल्लाह बहुत वायरल हुआ था रमज़ान में, मिलियंस पे वो भी गया, और साथ में उसका क्या टाइटल था? कर दे करम। कर दे करम, हाँ जी। तो सारे यूट्यूब चैनल पे भी है मेरे, पीटीवी पे चला, सब प्लेटफॉर्म पे चल रहा था माशाल्लाह, क्योंकि पीटीवी ने नेशनल टीवी है, तो इट्स एक्चुअली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल। अब नमान नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताएं, किसी पे काम कर रहे हैं? मैं अभी 3 प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ। तो और कब तक आएंगे वो? यार अभी मैं महीना के बाद जा रहा हूँ वीडियोस के लिए, तो दैट्स व्हाई, क्योंकि मैंने म्यूजिक सारा कर लिया है, म्यूजिक प्रोडक्शन कर लिया, अब सिर्फ वीडियो शूट रह गया। तो यार फ्यूचर बिलोंग्स टू यू, आई एम टेलिंग यू, द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, द काइंड ऑफ वॉइस यू गॉट, और जो जॉनरा आपने पिक किया है और जिस तरीके से आप उसको निभा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल ऑन पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सबसे प्यारी बात एक थी जब मैंने कभी चीज़ फील नहीं की थी कि मतलब पाकिस्तान का फ्लैग, मतलब आई वाज लाइक कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और लाइव अवार्ड्स चल रहे थे, एंड आई लिटरली क्राइड। मतलब वो रोने का ना, वो एक होता है ना कि हक हो गया था, अदा हो रहा था कि पहले मैं इतना कन्विंस नहीं था इस इंट्रो को पढ़ के, बट व्हेन यू हैव sang live, so I'm literally convinced that you did it. Thank you, and you did it so well, माशाल्लाह। तो नुमान कोई मैसेज? हाँ, मैसेज लेंगे, और हमने चूंकि ब्रेक पे जाने, हम जाते जाते नुमान से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक और गाना सुना दें। जरूर। ये भी मेरा एक और गाना है, इसका नाम है प्यार। पहले जो यंगस्टर्स आपको देख कुछ कह दें, जो भी हाँ जी जरूर, एनीथिंग आई जस्ट वांट टू से कि मतलब आपको मेहनत करनी है यार, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि मैं पहले सोचता था कि मेहनत के बगैर आपको मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, ठीक है। लेकिन एक सबसे प्यारी चीज़ ये बताऊंगा कि आप लोगों को ना नेगेटिव लोगों से दूर है, ठीक है। नेगेटिव लोग आपको हमेशा आपको 20 कदम पीछे लेके जाएंगे और पॉजिटिव लोग आपको 20 कदम आगे लेके जाएंगे। That's crazy, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात है। नोमान, हम आपसे लेंगे इजाजत और आपको जाते जाते खिलाएंगे हम देसी खाना। कल आपसे मुलाकात होगी, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, मुझे जब भी लाहौर की सकाफत को महसूस करना होता है, जानना होता है, तो मैं अक्सर ही अंदरूने लाहौर आ जाती हूँ, जहाँ पर पुरानी इमारत तो अपनी सकाफत पेश करती ही हैं, लेकिन जो वहाँ के खाने हैं वो भी बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। यहाँ के लोग बहुत शौक़ से लस्सी, बोंग पाए और चनों का नाश्ता करते हैं। आज मेरा भी दिल किया अंदरूने लाहौर नाश्ता करने के लिए, इसीलिए आज मैं आई हूँ गुमटी बाज़ार में, जहाँ पर है तारा बोंग पाए वाले।
इनके जो बोंग पाए है वो दूर दूर से और दूसरे शहरों से लोग खाने आते हैं। चलिए आइए चलकर इनसे पूछते हैं कि ये पाए कैसे बनाते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारिक साहब। आप मुझे बताएं, आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन को 22-24 साल से काम कर रहे हैं। आप शुरू से बोंग ही सर्व कर रहे हैं या फिर और भी कुछ बनाते हैं? नहीं साहब, मैं यही शुरू से कर रहा हूँ, इसी अड्डे पे कर रहा हूँ। ये वालिद साहब का अड्डा, उसके बाद मैंने उनकी वफात के बाद मैंने ये इस्तेमाल शुरू किया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इसमें कामयाब हूँ, बेचने में भी, खिलाने में भी। बड़े बड़े अच्छे दोस्त आते हैं, खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होकर जाते हैं। कितना टाइम लगता है बोंग तैयार करने में? हाँ, ये तकरीबन 6-7 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है। सारी रात इसकी पकवाई होती है, उसके बाद सुबह फजर पे ये नाश्ता लगा लेते हैं। आपकी बोंग की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं? इसका माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है। बैरिया टाउन, सब्जादार, मॉडल टाउन, गद्दाफी स्टेडियम और अल्लाह का शुक्र है कि दोस्त बैरून मुल्क से आते हैं और वो भी लुत्फ़अंदोज़ होकर जाते हैं। कस्टमर सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की करते हैं? बोंग की भी करते हैं और उसमें मीट वगैरह का जो इस्तेमाल होता है उसकी भी करते हैं, और जो पाए के शौकीन है वो पाए के भी खाते हैं। लिहाजा ज़्यादा आम तरीन ये बोंग ज़्यादा बिकती है मछली की शक्ल में। बोंग पाए में आप कौन से मसाला जात इस्तेमाल करते हैं? मैं मसाले बाज़ार से खुद लाता हूँ। ये काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल होती है और मैं अपने हाथ से उनको तैयार कूटता कटाता हूँ और अपने हाथ से उनको ऑयल में तैयार करता हूँ और फिर वो मसाला इसमें डाल देता हूँ। कभी आपका दिल किया कि बोंग पाए के अलावा नाश्ते में कुछ और भी बनाना चाहिए? नहीं जी, मेरा यही स्ट्रॉन्ग है, यही अच्छा है, यही दिखता है और मैं यही लगाता हूँ। मैंने कभी नहीं आज तक सोचा कि सिरी पाए लगा लूँ या चने वगैरह लगा लूँ। नहीं, मैं जो मेरा शौक़ है, जो मोहब्बत है वो ये है। बहुत शुक्रिया आप कितने अरसे से यहाँ से नाश्ता कर रहे हैं? 1999 से यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं हम और हफ्ते में 1-2 मरतबा लाजमी आते हैं। टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का? टेस्ट तो बहुत मुनफरिद है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। घर के मसाला जात होते हैं इनके। आप अंदरून शहर से? हाँ जी, अंदरून शहर से। अच्छा, तो क्या खाना पसंद करते हैं आप नाश्ते में? देसी मुर्गा हो गया, सिरी पाए हो गए, बोंग हो गई, चने हो गए, ये सब देसी खाने को पसंद करते हैं। बोंग का टेस्ट कैसा लगा? बोंग का टेस्ट बहुत अच्छा है, 20-22 साल हो गया खाते हैं। वही टेस्ट है, एक जैसा टेस्ट जा रहा है। इनकी बोंग की आपको क्या खास बात लगती है जो आप बहुत खाते हैं? बस वो लज्जत ही है, बस इसके बगैर मज़ा ही नहीं आता सुबह नाश्ते में। आप कहाँ से हैं? मैं मॉडल टाउन से आया हूँ। तो टेस्ट कैसा लगा? माशाल्लाह टेस्ट ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है। अच्छा, जब आप अंदरूने लाहौर आए हैं तो यहाँ पर एक अलग ही सकाफत हमें देखने को मिलती है लाहौर की, और यहाँ के खाने अलग से। तो आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर? मेरे फादर की यहाँ पे पैदाइश है उनकी, ठीक है, सारी उम्र उन्होंने यहाँ पे गुजारी है और जैसा उन्होंने बताया था यहाँ का कल्चर सेम वैसे ही है और हमारी यहाँ की बिल्डिंग्स पुरानी बहुत यूनिक हैं, आपको ये सब कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से, अंदरूने लाहौर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो इनके पाए में, बोंग पाए में क्या खास बात लगती है? ये अंदरूनी शहर की एक सौगात है और इनके मसाला जात बहुत अच्छे हैं और लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं इनके पास, इनका टेस्ट अच्छा है। बोंग में आप क्या खाना पसंद करते हैं? बोंग में देखिए जी, जो लोग अक्सर लोग ज़्यादातर लाल बोटी खाते हैं, वैसे मुझे तो पाए की बोटी पसंद ज़्यादा है कि पाया एक ऐसा है जो ताकतवर है बोंग की निस्बत। पाए में लज्जत होती है तो इसलिए पाया मैं पसंद करता हूँ। नाजरीन, मेरे लिए स्पेशल बोंग आ चुकी है जिसमें है लाल बोटी, पाए की बोटी और मिक, और उसके साथ आए हैं अंदरूने लाहौर के तिल वाले स्पेशल कुलचे जो कि सिर्फ अंदरूने लाहौर से ही मिलते हैं। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, दुकान तो छोटी सी है लेकिन इनका जो टेस्ट है वो लाजवाब है और पता चल रहा है कि लोग दूसरे शहरों से और दूर दूर से क्यों खाने आते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़।